ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दी है। तो साथ में और भी सवाल करना चाहेंगे। तो जिस तरह से हम लोग का पांचवा अनुसूची में बहुत सारा जो है कंपनियां बनाई जा रही है, बहुत सारा खनन हो रहा है, तो अगर ये जो पैसाकरण अगर लागू होता है तो क्या ऐसे सिचुएशन में ये जो है पैसाकरण इस सारा चीजें जो इतना सारा उल्लंघन हो रहा है, क्या ये बचा पाएगी? इसमें आपका क्या राय है? देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का स्वामी रैयत होते हैं, और यदि उसमें कोई सामुदायिक वाला जैसे परती है, गोड़ा है, टांड है, टांडी है, ये गांव का कम्युनिटी जमीन है जो थाना संख्या से हम लोग आच्छादित है। ये थाना संख्या के हिसाब से हम थाना संख्या का ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता है। जितने जो अनुसूचित क्षेत्र के भीतर जो गांव है वो जमीन का स्वामी रैयत है, गांव के संस्थापक के वंशज है, और जो कम्युनिटी जमीन है जैसे जंगल है, पहाड़ है, टांड है, टांडी है, वो गांव का सामूहिक संपत्ति, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र कम्युनिटी बेस है। और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कम्युनिटी बेस नहीं था, वहां का जमीन का स्वामी कोई वहां जमींदार था, घटवाल था, जागीरदार था, कोई राजा था, कोई नवाब था, कोई सुल्तान था। लेकिन शेड्यूल एरिया में जमीन का स्वामी रैयत है, उसका पूर्वज गांव को जिसने बनाया उसके वंशजों ही इसके मालिक हैं। इसके कारण जमीन का स्वामी अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच जमीन राज्य सरकार का नहीं है। यदि ऑटोनोमस काउंसिल लागू होता है तो ऑटोनोमस काउंसिल ही कंपनियों को अलॉटमेंट देगी, अनुमति देगी, क्योंकि जमीन का स्वामी रैयत है। तो ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से सरकार बनाएंगे तो खुद वो लोग जमीन को कंपनियों को किस शर्तों पर देंगे वो शर्त बनाने की जरूरत, ओपन नहीं दे सकता है। नौकरी दोगे या कितना खनिज करोगे, दोहन करोगे, पट्टा, रॉयल्टी पूरा ऑटोनोमस काउंसिल ही लेगा। लेकिन ऑटोनोमस काउंसिल भी अपनी स्वेच्छा से नहीं लेगा, ग्राम सभा को उसको हर हाल में पूछना ही पड़ेगा, उसका अनुमति लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन गांव का है। ऑटोनोमस काउंसिल तो एक प्रातिनिधिक सरकार है जिसको हम स्वशासी जिला परिषद के रूप में हम परिकल्पना कर रहे हैं। वह एक प्रातिनिधिक सरकार है, जिस प्रकार आज के डेट में संसद में हमारा लोकसभा के माध्यम से प्रातिनिधिक सरकार है, राज्य सरकार में विधानसभा के माध्यम से हमारा प्रातिनिधिक सरकार है, तो ऑटोनोमस काउंसिल में भी हमारा प्रातिनिधिक सरकार होगी। जमीन का स्वामित्व तो केवल और केवल रैयत होंगे और ग्राम सभा ही होंगे। जो भी परियोजना लागू करना है वो अनुमति ग्राम सभा से लेना होगा हर हाल में, लेकिन यह भी देखना होगा, ग्राम सभा को शिक्षित होना होगा कि उसके मौलिक अधिकारों पर हनन तो नहीं होगा, या यदि भविष्य में कोई खनिज को लगाता है, दोहन करता है, बाहरी आबादी को बसाता है, तो ग्राम सभा को इतना सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी आबादी के आने से उनके संवैधानिक हितों पर प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ेगा। यह देखना भी ग्राम सभा का दायित्व है। लेकिन सरकार यदि ऑटोनोमस सरकार यदि बनेगी तो मेरा तो इतना ही सुझाव है कि 2 सदन बननी चाहिए, जिस प्रकार राज्यसभा है, लोकसभा है, ऑटोनोमस काउंसिल में भी 2 सदन बनना चाहिए, जिसमें क्योंकि हमारा समाज में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। तो हम आज के डेट में 1952 से जो संविधान का गलत व्याख्या हुआ है या गलत तरीके, हम उनकी अच्छाइयों को जाने, हम सिलेक्शन के द्वारा ऑटोनोमस काउंसिल में प्रतिनिधियों को भेजें, और सिलेक्शन के साथ साथ मानकी मुंडा या बुद्धिजीवी या समाज सेवी, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई साहित्यकार हो सकता है। एक और सदन बनना चाहिए। यदि ऑटोनोमस काउंसिल की सरकार गलत करती है, आपका लालच में, या आज के समय जिस प्रकार विधायक लोग बिकते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल में भी यदि लोग बिकेंगे ऐसे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और सदन चाहिए कि गलत कानून बनेगा, गलत परियोजना बनेगा तो निचले स्तर का और एक सदन है जहां मानकी होंगे, हो सकता है मुंडा हो सकता है, बुद्धिजीवी हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, संविधान के अज्ञाता, वो लोग उस कानून को खारिज कर सके। ये 2 सदन जरूरी है। यदि इस प्रकार की हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो छोटानागपुर है, जो खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यदि वर्तमान समय में जिस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा चल रहा है राज्य का, ये एक लूट खसोट और भ्रष्टाचार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसका प्रशासन व्यवस्था में हम लोग नहीं है। ये कोई बाहर के लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकर साहब में, उनको वेतन भत्ता पेंशन से मतलब है,
उसको आदिवासी यानी मूलवासी जिनके पूर्वजों ने जमीनों को बनाया, गांवों को बसाया, उसके संस्थापकों से उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर वो कमाने के लिए आया है। उसकी आपको भाषा, आपकी संस्कृति, आपकी लिपि, आपका स्वशासन व्यवस्था या माझी व्यवस्था या मुंडा व्यवस्था या डोकला व्यवस्था से उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज समाज को खुद इसका ड्राफ्टिंग करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग 10 का मामला है और अनुसूचित क्षेत्र का मामला है। अच्छा, ये जो और कोई ये सवाल गांव देहातों में बहुत सारा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से देखा जाए तो गांव में अगर किसी अगर पट्टी जमीन होता है तो इस सिचुएशन में अगर आदमी सब ये बोलता है कि ये सरकार का जमीन है, तो आप बोल रहे हैं कि ये ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ग्राम सभा के अंतर्गत आता है? इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सरकार का जमीन है बोलते हैं तो कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति है, उसका 1 इंच जमीन नहीं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में सरकार कब बने? अगर सरकार भी बनाएंगे तो कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार? सरकारें तो हर 5 साल में बदलती है पार्टी के हिसाब से, तो कौन सी सरकार? अगर सरकार नहीं है तो राज्य में निहित होगी, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो भाषा पर आधारित जो राज्य है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वो संपत्ति राज्य का है। अगर राज्य का है तो क्यों हुआ वहां पर? क्योंकि वहां पर जमींदार था, जागीरदार था, घटवाल था, राजा था। और अनुसूचित क्षेत्र में ना राजा है, ना घटवाल है, ना जमींदार है, यहां तो केवल रैयत है, वो भी खुटखटी रैयत। और खुटखटी रैयत में भी उसके प्रथम पूर्वजों ने जंगलों को साफ किया, खेतों को बनाया, गांव को बसाया और वहां पर आज भी आबाद है। तो वो थाना संख्या के हिसाब से आज आपका आच्छादित है, मतलब संरक्षित है। जैसे मैं रेगाडी गांव थाना संख्या 35 में आता हूं और आज मैं वहां का 5वां पीढ़ी हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय मंगल सिंह सोए का जन्म 1928 में हुआ है। उससे पहले दादा परदादा 4 पीढ़ियां थी, तो 1800 आसपास में थे। 1800 आसपास हम लोग बांगुरडी से आए हैं। बांगुरडी में 200-400 साल पूर्वज लोग थे और बांगुरडी से हम लोग सोए को गांव से आए हैं, यानी खूंटी से, यानी भी वहां भी 1600-1700। तो बिहार राज्य की उत्पत्ति कब हुई? बिहार राज्य की उत्पत्ति 1912 में आपका बंगाल से अलग हुआ। हम 1912 से पहले से रहे हैं, हम मेरा गांव। उसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक का गांव 1912 से पहले है। तो 1912 में जो बिहार राज्य बना, वो बिहार राज्य का जमीन कैसे हो सकता है हमारा एरिया में या आपका एरिया में, या और भी जो लोग सुन रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र, आपका जमीन बिहार का हिस्सा कैसे हो सकता है? यदि बिहार का हिस्सा नहीं है तो झारखंड का तो 2000 में बना। तो झारखंड यदि हुआ तो मेरा खतियान में कहां बिहार सरकार लिखा हुआ है? बढ़ती जमीन 1964 में अवैध और असंवैधानिक तरीके से खतियान के साथ छेड़खानी किया गया, वहां पर अनाबाद बिहार सरकार चढ़ाएगा। बिहार सरकार तो भाग 6 का पार्ट है। संविधान भाग 6 के तहत जो अनुच्छेद 152 से 237 है, उसका जो अनुच्छेद है, बिहार सरकार आता है, यानी राज्य सरकार। हम पहले से ही 5वीं अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची में राज्य सरकार का जमीन कैसे होगा? इसीलिए 5वीं अनुसूची में 1 इंच जमीन राज्य सरकार का नहीं है। अवैध तरीके से कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ गुमराह करके प्रति जमीन को कर रहा है। अगर प्रति जमीन बिहार सरकार का, तो प्रति जमीन में खतियान में क्या लिखा हुआ है? उसका तो अपना खतियान नहीं है। बिहार सरकार या राज्य सरकार या झारखंड सरकार का अपना खतियान नहीं है, ये तो प्रातिनिधिक है। जमीन तो हमारा है, क्योंकि जमीन को बनाने वाले हम लोग हैं। बिहार सरकार ने नहीं बनाया, न ही झारखंड सरकार ने बनाया। ये लोगों को गुमराह करता है, कारण ब्यूरोक्रेट्स हावी है, नौकरशाह हवाई। आपका प्रतिनिधि अनपढ़, सक्षम यानी संविधान से अनभिज्ञ, ठेकेदार मानसिकता के लोग हैं। उनको कंपनियों से पैसा से मतलब है, संविधान की उसको नॉलेज नहीं। इसीलिए यदि बिहार सरकार या झारखंड सरकार प्रति जमीन गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसरे हिंद लिखता है, तो आपका विधायक संविधान का जानकार नहीं है, इसीलिए लोग चुपचाप होता है। गैर मजरूआ जमीन शेड्यूल एरिया में नहीं है। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में गैर मजरूआ शब्द नहीं है। यहाँ टांड, टांडी, गोचर है ना, गोटू,
ये सब है, परती, अनाबाद, अनामालिक, इनका सब है। जो छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में गैर मजरूआ नहीं है। ये गैर मजरूआ सब बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 अर्थात बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का लिया गया है। और गैर मजरूआ जमीन का मतलब होता है जमींदारों का वैसा जमीन जो अपना बटैया में रैयतों को खेती करने दिया था, और आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म हो गया तो जमीन जो है ना राज्य सरकार में निहित हो गया। वो इसीलिए वहां का जमीन, हमारा तो जमींदार तो हम लोग नहीं, हम लोग तो गांव को बसाने वाले लोग, रैयत लोग हैं, गांव के संस्थापक, इसलिए 1 इंच जमीन यहाँ राज्य सरकार का नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। और जो हम लोग का मस्कल न्यूज के द्वारा जो आज पैसा कमाने के बारे में हम लोग का जो सुरेश दादा ने विस्तार से बताया, आप सब समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारे सुरेश दादा जी हमारे मस्कल न्यूज में बहुमूल्य समय दे करके इतना अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए मैं मस्कल परिवार से धन्यवाद और जोहार करते हैं। आपको भी, सभी दर्शकों को और सुनने वालों को भी जोहार, और उम्मीद करेंगे आप अपने अगला जनरेशन, अपने अगला पीढ़ियों के लिए आप एक सक्षम और सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। और संविधान को अधिक से अधिक आप पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में बाहरी जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आपको जमीन को लूटने के लिए तैयार है। क्योंकि जमीन केवल आदिवासी, मूलवासी, रैयत के पास है, चाहे कुर्मी है, तेली है, तांती है, लोहार है, चमार है, जो रैयत है, जिन्होंने गांव को बसाया, जमीन उसी का है। लेकिन बाहरी लोग जिसका जमीन नहीं है, जो लीज पर रहता है, वो व्यापार के नाम पर, नौकरी के नाम पर आ रहा है, लेकिन आप सक्षम नहीं होंगे तो आपका जमीन को लूटेगा, हथकंडा अपनाएगा, अलग अलग कानून का डर दिखाएगा अंग्रेज के समान। इसीलिए आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा। हम उम्मीद करेंगे आप सभी जो सुनने वाले हैं संविधान को पढ़िए, अपने समाज को बचाइए, क्योंकि ये समाज आपका है। पेशा कानून 1996 आपके गांव के लिए है। गांव का स्वशासन व्यवस्था के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, दूसरा समाज को मत देखिए। ये आपका समाज है, आपके रैयतों का है, आपके गांव के संस्थापकों के वंशजों का है। आप ही आगे आइए, दूसरा का मोहताज मत बनिए। सबको जोहार।